अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग एक लॉ के बारे में बात करेंगे जो हमें बताएगा कि कैसे किसी भी मल्टी स्टेप रिएक्शन की हम लोग इंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक रशियन केमिस्ट थे जिनका नाम था G.H. लुईस। इन्होंने 1840 में ये लॉ प्रपोज़ किया था, जिसके अकॉर्डिंग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, चाहे वो एक स्टेप में हो, चाहे वो 2 स्टेप में हो, चाहे वो 5 स्टेप में हो, हर स्टेप का जो सम होता है वो प्रोडक्ट के इंथैल्पी के बराबर होता है। अब इसके लिए हम एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट A है जिससे हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, मान लेते हैं D, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन की इंथैल्पी होगी उसको हम सपोज कर लेते हैं डेल्टा RH। अब जब इसका मैकेनिज़्म देखा गया या कैसे ये प्रोसीड होता है ये देखा गया, तो नोटिस किया गया कि पहले A से B बनता है, देन B से C बनता है, देन C से क्या बनता है, D बनता है। तो इस केस में हम रिएक्शन इंथैल्पी को H1 मान लेते हैं, इसको हम लोग H2 मान लेते हैं और इसको हम लोग H3 मान लेते हैं। तो ऐसे केस में G.H. लुईस का कहना था कि जो डेल्टा RH होगा, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो रिएक्शन इंथैल्पी है वो किसके बराबर होगी, सम ऑफ ऑल। तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 के बराबर होती है, ठीक है। कैसे, आइए समझते हैं। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। तीनों इक्वेशन को अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, A प्लस B प्लस C एरो B प्लस C प्लस D, यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को हमने सम कर दिया। अब इधर भी B है, इधर भी C है, इधर भी B है, इधर भी C, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट A से D ये रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि चाहे मल्टीपल स्टेप से हम एंथैल्पी कैलकुलेट करें या डायरेक्ट करें, दोनों केसेस में एंथैल्पी जो है हमको क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। या फिर अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जो मल्टी स्टेप से होता है तो हर स्टेप की जो रिएक्शन एंथैल्पी होती है वो बराबर होती है रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके, ठीक है। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कार्बन जो है रिएक्शन कर रहा है हाफ O2 से, तो हमको क्या मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में। इस केस में मान लेते हैं इसकी जो रिएक्शन एंथैल्पी है वो है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं -X है, ठीक है। कुछ भी अभी फ़िलहाल हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, खाली एग्जांपल से समझाना चाह रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में ये ऑक्सीजन से वापस से रिएक्शन करती है तो हमको क्या मिलता है, CO2 गैस मिलती है। इस केस में जो एंथैल्पी है वो हमको क्या मिल रही है, -Y, ठीक है। तो हमारे पास एक स्टेप ये है और एक स्टेप ये है, यानी कि कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनने में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो ये हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में हमको एंथैल्पी -X मिली है, दूसरे में -Y मिली है, ठीक। तो अगर हम इस इक्वेशन को कैलकुलेट करें, इसका रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट करना जाएं तो कैसे होगी, ठीक है। तो हेस लॉ को हम इस पर अप्लाई करेंगे। हेस लॉ को अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम हेस लॉ को जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, दोनों साइड को हम सम को प्लस कर देते हैं, CO प्लस हाफ O2 प्लस हाफ O2 बना क्या, CO प्लस CO2, ठीक है। हाफ O2 का मतलब 1 O2 जाएगा, ठीक है। CO इसको ऐसे ही रखते हैं, ये हो जाएगा हमारा सिर्फ O2, इधर CO और CO2, तो ये CO और CO कैंसिल आउट। यानी कि हमको जो जिस रिएक्शन की हमको एंथैल्पी निकालनी है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमको कैसे मिल रहा है, दोनों को सम करके मिल रहा है, ठीक है ना। दोनों को कैसे मिल रहा है, सम करके। तो इसका मतलब जो रिएक्शन एंथैल्पी भी निकलेगी वो दोनों एंथैल्पी को जो H1 है उसको और H2 को जोड़ के दोनों स्टेप्स की। तो डेल्टा H1 क्या दिया है, -X दिया है, प्लस ये हमारा क्या दिया है, -Y। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी स्टेप वाइज दिया हो तब भी हम इसका प्रोडक्ट का इक्वेशन का रिएक्शन एंथैल्पी ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसकी एक्चुअल वैल्यूज़ की बात करें तो जब कार्बन जो है हाफ O2 से रिएक्शन करता है तो इस केस में जब CO बन रहा है तो यहाँ पर डेल्टा H जो होता है वो होता है -110 किलो जूल पर मोल। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, ये लिया जाता है, ठीक है। और
CO जो है जब ये हाफ O2 से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो हमको जो इंथैल्पी मिलती है उसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है। हमको रिएक्शन इंथैल्पी मिलती है वो क्या मिलती है, -283 किलो जूल पर मोल, ठीक है। हमको किसकी इंथैल्पी निकालनी थी, हमको निकालनी थी इंथैल्पी इस रिएक्शन की C + O2 CO2 की, तो यहाँ पर डेल्टा RH की निकालनी थी, ठीक। तो अभी हमने प्रीवियस देखा कैसे निकला, -x + -y से निकला, तो दोनों वैल्यू ऑलरेडी माइनस में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, -110 + -283, तो जिसका आंसर क्या हमको एग्जैक्टली मिल जाएगा, -393.5 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से किसी भी रिएक्शन की रिएक्शन इंथैल्पी को हम लोग स्टेप वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है कि हम डायरेक्ट नहीं देख सकते तो हम उसको क्या करेंगे, स्टेप वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम, जिससे क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल टॉपिक है तो हम इसका कुछ एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमको समझ में आए, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, जिसके बाद हमको एक तीसरा इक्वेशन दिया है जिसकी हमको रिएक्शन इंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यहाँ पर Fe2O3 + CO 2FeO + CO2 ये हमारा इक्वेशन है जिसका हमको रिएक्शन इंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, और 2 रिएक्शंस की हमको रिएक्शन इंथैल्पी गिवन है जो कि है -16 और -26। तो इसको हेस लॉ अप्लाई करके हम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसको सॉल्व करने के मेथड्स आते हैं, इस तरह क्वेश्चन को अलग अलग तरीका टेक्निक होती है। हमको सिंपली क्या देखना है कि इन दोनों में कैसे हम रिलेशन बनाएं कि हमको ये रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाए, ठीक है। मतलब जो इक्वेशन फर्स्ट है और जो इक्वेशन सेकंड है इसमें हम लोग क्या रिलेशन बनाएंगे कि हमको ये जो जिसका हमको डेल्टा आर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है, इसका इक्वेशन थर्ड का बराबर हमको मिल जाए। तो आइए देखते हैं। तो Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2 FeO + CO Fe + CO2 ये दोनों इक्वेशन हैं, ठीक है। तो अगर हमको Fe2O3, देखिए ये रिएक्टेंट साइड है, ये भी रिएक्टेंट साइड है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। इधर 3CO है, इधर क्या है, सिर्फ CO है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है ना। माइनस करेंगे तो Fe2O3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 3CO और CO से माइनस करेंगे तो हमारे पास 2CO बचेगा, यानी कि अगर हम इसको इस सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 1CO मिल जाएगा बचा हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सबसे पहला काम दोनों को पहले क्या करते हैं, हम इसको इक्वेशन को लिख लेते हैं, ठीक है। Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2, ठीक है। नीचे है FeO + CO, यहाँ पर Fe + CO2। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 2Fe हो जाएगा, ये 2CO हो जाएगा, ये 2Fe और ये 2CO2। अब इस केस में जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये Fe कैंसिल आउट हो जाएगा और CO2 में से 1 CO2 बचेगा, जो कि हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में एक CO2 है, ठीक है। यहाँ पर Fe2O3 है, इधर Fe2O3 हमारा आ जाएगा इक्वेशन में और FeO, ठीक है। तो इसका मतलब हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या मिलेगा कि अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को क्या करें, माइनस कर दें 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन सेकंड से, तो हमको क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ईजिली मिल जाएगा। आइए इसको चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट को में से किसको माइनस करना है, 2 टाइम्स इक्वेशन सेकंड को, तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर ही लिया है तो अब उसकी ज़रूरत नहीं। तो हम क्या करते हैं, Fe2O3 + 3CO - 2FeO - 2CO, इधर आ जाएगा हमारा 2Fe + 3CO2 - 2Fe - 2CO2, ठीक है। तो हमारे पास ये 2Fe और ये 2Fe कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, यहाँ 3CO2, यहाँ 2CO2, इधर 3CO। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Fe2O3 + 3CO है, ये 2CO है, तो इनको माइनस करेंगे तो सिंगल CO बचेगा, -2FeO इधर रह जाएगा इस तरफ, 3CO2 में से 2CO2 तो एक सिंगल CO2, और हम 2FeO को इधर माइनस में है तो इसको हम साइड चेंज करके इस तरफ ला देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन गया, Fe2O3 + CO CO2 + 2FeO। क्या ये रिक्वायर्ड इक्वेशन के बराबर है, इक्वल है? तो हमारे पास जो जिसके रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है वो और ये दोनों क्या हैं, सेम है, वो और ये दोनों
यहाँ पर ये वाला इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, बस खाली 2FU इधर था, इसको इधर कर लेंगे। इसको कोई मतलब a+b लिखें या b+a, बात वही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमने लगाई है मैथ की इक्वेशन फर्स्ट में से 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन सेकंड माइनस करेंगे तो हमको रिक्वायर्ड एंथैल्पी मिल जाएगी। अब इसी सेम को हम अप्लाई करेंगे, तो डेल्टा H1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H2 कर देंगे हेस लॉ के अकॉर्डिंग, तो हमको क्या मिल जाएगा, डेल्टा RH ऑफ थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ थर्ड। तो हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा H1 क्या है -26 -2, अंदर क्या रहेगा -16 इक्वल्स टू डेल्टा RH, तो दैट विल बिकम डेल्टा RH इक्वल्स टू 16 टू 32, देन माइनस प्लस हो जाएगा, 32 बड़ा होता है 26 छोटा, तो यहाँ पर हमको क्या बचेगा +6 किलो जूल बचेगा, ठीक है। तो इस केस में जो हमको रिएक्शन एंथैल्पी मिली वो क्या मिली, +6 किलो जूल पर मोल। तो हेस लॉ को हम लोग इसी तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है। बेसिकली ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई जैसे भी करके हम उसको रिक्वायर्ड इक्वेशन को लाएंगे, गिवन इक्वेशन से, सिंपल भाषा में जो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, गिवन इक्वेशन में हम अरिथमेटिक लगाएंगे। अरिथमेटिक का मतलब वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जो भी, यही तीनों ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसको लगाने के बाद हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। अब जैसे जैसे हमने अरिथमेटिक अप्लाई की उसी के अकॉर्डिंग हम एंथैल्पी को पुट कर देंगे, तो हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन की रिएक्शन एंथैल्पी मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हम नोटिस कर रहे हैं कि ये प्लस में साइन आ रहा है, यानी कि ये प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस है एंडोथर्मिक, ठीक है, यानी यहाँ पर हीट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो ये सब हम लोग इससे सिग्निफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से किया जाता है हेस लॉ के न्यूमेरिकल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में बस 2 ही एग्जाम्पल, कोई अगर क्वेश्चन ऐसा है जिस पर डाउट क्रिएट होता है तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि उस पर भी हम आंसर उसका दे सकें, उसका रिएक्शन जो भी क्वेश्चन होगा उसका हम अलग से आंसर की वीडियो बना देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।